हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक हमने बॉन्डिंग के लिए 3 थ्योरीज को कंप्लीट कर लिया है। पोसेल-लेविस कॉन्सेप्ट, VSEPR थ्योरी, और इससे पहले हमने कंप्लीट की थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब हम कोवलेंट कंपाउंड से रिलेटेड कुछ और टॉपिक करेंगे और फिर हमारी 4th थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है थ्योरी, वो हम उसके बाद करेंगे। तो अब हैं बीच में सम टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑल दी 3 कॉन्सेप्ट्स फॉर कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें फर्स्ट है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं नॉन पोलर और एक को बोलते हैं पोलर। द बॉन्ड बिटवीन 2 सेम एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर 2 एटम्स सेम टाइप के एक दूसरे से अटैच हैं, जैसे H2 Cl2 I2 F2 N2 O2, या फिर 3 एटम्स लाइक O3 या 4 एटम्स B4, अगर सारे एक ही प्रकार के एटम्स अटैच हैं और उनमें कोवलेंट बॉन्ड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं होता और दोनों पर चार्ज होता है एटम्स पर 0। और इसमें इन कंपाउंड्स को हम नॉन पोलर कंपाउंड्स बोलते हैं और बॉन्ड को नॉन पोलर बॉन्ड बोलते हैं। इन दीज मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली शेयर्ड। तो सेम फोर्स से इक्वली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एंड देयर इज़ नो चार्ज ऑन एनी एटम। लेकिन दूसरे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड्स। अगर जो बॉन्ड है कोवलेंट वो है बिटवीन डिफरेंट एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, जैसे HF। तो H का फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है। कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बट थोड़े से अट्रैक्शन की वजह से फ्लोरीन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज NaCl के चार्ज से अलग है, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफ़र है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग दिखाएं तो मान लीजिए ये हाइड्रोजन पर हैं तो फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होते, तो चार्ज जो है वो स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है। और प्लस माइनस चार्ज अगर प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, और इसलिए कंपाउंड का नाम है पोलर कंपाउंड। इन दीज मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन गेट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उस तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सो डैट इट कैरी स्मॉल नेगेटिव एंड अदर कैरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। जैसे HF में आप देख सकते हैं, HCl में देख सकते हैं कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो स्लाइटली आयनिक हो जाते हैं नेचर में। 100% उनके अंदर कोवलेंट करेक्टर जो है वो नहीं होता, कुछ % उनमें आयनिक का करेक्टर आ जाता है। तो जो % आयनिक करेक्टर का कोवलेंट कंपाउंड में आएगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बेस्ड हैं बिटवीन दी बॉन्डेड एटम्स। अगर 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 है, यानी कि एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 4.9 और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2, तो डिफरेंस हो गया यहाँ पर 2.9। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक का है 3.9 और एक की है 2, तो डिफरेंस आ गया 1.9। तो जहाँ 1.9 का डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में होगा तो ऐसे कंपाउंड्स में 50% आयनिक और 50% कोवलेंट करेक्टर बोला जाता है। और अगर डिफरेंस जो है 1.9 से कम है तो कोवलेंट कंपाउंड जो है हमारा ज़्यादा होता है 50% से, मीन्स उसमें कोवलेंट करेक्टर इज़ मोर देन आयनिक करेक्टर। और अगर डिफरेंस 1.9 से ज़्यादा हो जाए तो आयनिक करेक्टर का अमाउंट कोवलेंट से ज़्यादा होगा,
बट कंपाउंड होगा एक्चुअली कोवेलेंट। सो इफ़ वी हैव HF मॉलिक्यूल, तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, हाइड्रोजन की 2.1 है और डिफरेंस आता है 1.9। तो HF में 50% करेक्टर कोवेलेंट है और 50% आयनिक करेक्टर है पोलर कंपाउंड के लिए। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर, अगर हमें किसी कंपाउंड का आयनिक करेक्टर का परसेंटेज निकालना है तो इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं उसके डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट जो है, जिसको हम इस सिंबल से म्यू जिसको बोलते हैं डिनोट करते हैं, और ये होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्जेस। दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच का डिस्टेंस है d। तो किसी एक चार्ज को हम वैल्यू को लेकर पॉजिटिव में और d से मल्टीप्लाई कर दें डिस्टेंस से, तो जो आंसर आता है ये है हमारा डाइपोल मोमेंट म्यू। इस डाइपोल मोमेंट की जो है यूनिट्स हमें ध्यान रखनी है। एसआई सिस्टम में क्यू की यूनिट होती है कूलम्ब्स और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो कूलम्ब मीटर इज़ द यूनिट। और सीजीएस सिस्टम में बात करें तो चार्ज की यूनिट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU और डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर। तो ESUCM जो है यूनिट हो जाती है। और इसमें एक और यूनिट यूज़ की जाती है जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो है डिबाई, जिसको हम डी लिखते हैं। और एक डिबाई 3.33 10⁻30 कूलम्ब मीटर यानी कि एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने का मेथड है। और 1 डिबाई ESU सेंटीमीटर में 10⁻18 के इक्वल होता है। तो CGS को भी हम डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और SI को भी डिबाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें इसमें याद रखना है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो होता है -1.6 10⁻19 कूलम्ब्स SI सिस्टम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज CGS सिस्टम में होता है 4.8 × 10⁻10 ESU। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसकी डायरेक्शन होती है केमिस्ट्री में फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, और इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि डाइपोल मोमेंट जो है एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में पाई जाती है 1.45 d। एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट इतनी पाई जाती है कंपाउंड में अगर, और ये बोलता है कि उस कंपाउंड में जो डिस्टेंस है एटम्स के बीच में, यानी कि चार्ज पॉजिटिव और चार्ज नेगेटिव का डिस्टेंस जो है बीच में, वो है 1.654 एंगस्ट्रॉम। तो हमें परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालना है। तो इसके लिए हम डाइपोल मोमेंट एक हमारे पास ऑलरेडी दी है क्वेश्चन में, और दूसरी हम खुद से फाइंड आउट करेंगे। तो एक है हमारा म्यू ओरिजिनल और एक है म्यू कैलकुलेटेड। तो इसमें हम म्यू कैलकुलेटेड को नीचे रखेंगे और जो म्यू ऑब्जर्व्ड है उसको ऊपर और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में जो दिया गया है डाइपोल मोमेंट 1.45 है, और अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले से तो क्यू है 4.8 10⁻10 ESU और डिस्टेंस है 1.654 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.654 × 10⁻18 सेंटीमीटर। तो म्यू हो जाता है 4.8 10⁻10 क्यू ESU और 1.654 10⁻8 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 7.939 आंसर हमारा आता है मल्टीप्लाई 10⁻18, और 10⁻18 को हम 1D के इक्वल लिख सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाता है 7.939D। तो हमने कैलकुलेट किया 7.939 और एक्चुअली ऑब्जर्व हुआ था 1.45। तो 1.45 है हमारा म्यू ऑब्जर्व और ये है 7.939 म्यू कैलकुलेटेड।
और म्यू ऑब्जर्व को म्यू कैलकुलेटेड से हम डिवाइड करेंगे 1.45/793 और 100 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 18.3%। तो कंपाउंड 100% अगर आयनिक होता तो उसकी डाइपोल मोमेंट ये होती, बट कोवलेंट की वजह से उसमें अब इतना परसेंट आयनिक है और बाकी उसमें कोवलेंट करैक्टर प्रेजेंट है। तो डाइपोल मोमेंट की हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे फर्स्ट है टू फाइंड परसेंटेज आयनिक करैक्टर। डाइपोल मोमेंट से हम कंपाउंड का आयनिक करैक्टर निकाल सकते हैं, जैसा हमने अभी क्वेश्चन में देखा। सेकंड है टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जिन मॉलिक्यूल्स की डाइपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली 0 आती है तो वो होते हैं सिमेट्रिकल, जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल जो है इसकी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। जबकि अगर हम बात करें एक और मॉलिक्यूल की, जैसे कि NO2, तो NO2 की जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 नहीं आती और इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है बैंड। बिकॉज डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डाइपोल मोमेंट तभी आएगा जब मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो, और अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो डाइपोल मोमेंट की 2 डायरेक्शन है, कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन से ऑक्सीजन, C+O C+O। तो एक डायरेक्शन ये है और एक डायरेक्शन नीचे, तो अपोजिट वेक्टर्स कैंसिल कर देंगे और टोटल म्यू हो जाएगा 0। और अगर मॉलिक्यूल हमारा है जैसे H2O, तो इसमें ये ऑक्सीजन है और इससे हाइड्रोजन अटैच है, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है डेल्टा, तो इसमें 2 डाइपोल मोमेंट है और इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और इसमें डाइपोल मोमेंट 1.85 dB आती है। तो इसलिए H2 का मॉलिक्यूल बेंट शेप का है, वो लीनियर नहीं है। अगर वो लीनियर होता इस तरह से तो उसमें 2 डाइपोल मोमेंट होती अपोजिट, फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, नॉट दिस, तो उसका आंसर आता है 0, क्योंकि वेक्टर्स में 180 का एंगल होता है तो उनका सम होता है 0, सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में। तो ये हमें हेल्प करती है ये पता लगाने में कि मॉलिक्यूल लीनियर यानी कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो ऐसे ही यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि डाइपोल मोमेंट जो है NF3 की NH3 से कम क्यों होती है। तो इसमें 2 डायग्राम दिखाए गए हैं, एक है NH3 और एक है NF3। तो इसमें डाइपोल मोमेंट्स के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन के अंदर 3 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं, तो इसमें 3 डाइपोल मोमेंट हैं, और H पर है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इस पर है नेगेटिव। तो इसमें 3 डाइपोल मोमेंट होंगी हमारी, जिनकी डायरेक्शन होगी ये डायरेक्शन 1, डायरेक्शन 2 एंड डायरेक्शन 3। और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, जिसके साथ में नेगेटिव चार्ज भी अटैच है। तो इन तीनों का मिक्स करके जो डाइपोल मोमेंट है वो एक आएगी ये R, रिजल्टेंट मीन्स अगर 3 वेक्टर एक ही तरफ पॉइंट करें तो इन तीनों का रिजल्टेंट ये आएगा R, विच इज़ इक्वल टू μ1 + μ2 + μ3। तो ये एक कंपाउंड है जो कि पोलर है, और इसमें ये साइड है हमारी नेगेटिव और ये साइड है पॉजिटिव, एक पोलर कंपाउंड है ये NH3। तो यहाँ पर दिखाया गया है इस तरह से कि नाइट्रोजन की साइड में है नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स की साइड में है पॉजिटिव चार्ज। अगर हम बात करते हैं NF3 की, तो NF3 में भी नाइट्रोजन जो है वो 3 फ्लोरीन से अटैच है, बट अब की बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो F पर है नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर है पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट होंगी अपोजिट,
मीन्स नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, नाइट्रोजन से फ्लोरीन, और तीनों का रिजल्टेंट इस तरफ आएगा जो कि होगा नेगेटिव। और एक डाइपोल मोमेंट अपोजिट जाएगी जो कि n पर प्लस चार्ज है, लोन पेयर पर है माइनस चार्ज। तो जो अपोजिट वेक्टर है नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ, वो वेक्टर इसमें से माइनस करेगा और उसकी वैल्यू कम है, यानी कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है 3 नाइट्रोजन से फ्लोरीन और ये वाला पार्ट है नेगेटिव, जबकि नाइट्रोजन से लोन पेयर की तरफ वाला पार्ट है ये पॉजिटिव। तो ये अपोजिट वेक्टर जो है ये इन सबसे छोटा है और इसको इसमें से डिक्रीज़ करेंगे तो ये फाइनली कम हो जाएगा, यानी कि दो वेक्टर्स हैं, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल, जिनका फाइनल रिजल्टेंट जो है वो बचेगा ये। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और नाइट्रोजन के अंदर इस लोन पेयर की वजह से और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर एक अपोजिट डाइपोल मोमेंट है, जबकि इस मॉलिक्यूल में 3 डाइपोल मोमेंट है और तीनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जिनमें से अपोजिट करने वाला कोई भी नहीं है। सो डाइपोल मोमेंट जो है उसकी वैल्यू NF3 में है 0.8 10⁻30 और NH3 में 4.9 10⁻30, तो इसमें ज़्यादा है। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फिर से इसी तरह का है, कोवलेंट करैक्टर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हमने देखा कि कोवलेंट कंपाउंड्स जब पोलर हो जाते हैं तो उनमें कुछ आयनिक करैक्टर आ जाता है। तो ऐसे ही आयनिक कंपाउंड भी अपने अंदर कोवलेंट करैक्टर को ले आते हैं और उनके अंदर परसेंटेज जो है वो कोवलेंट करैक्टर की ज़्यादा हो जाती है। If distance between ions is less and attractions are strong, then cation and anions do some sharing of electrons. मीन्स अगर कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, अगर इनमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और एक दूसरे के पास आ जाएं, तो अर्लियर अगर ऐसे थे तो ये था हमारा 100% आयनिक, लेकिन पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के पास जाकर कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वापस अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आयनिक प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है और चार्ज थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, और इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसमें कोवलेंट करैक्टर उतना ही ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो चुका था उसको कैटायन वापस खींचने की कोशिश करेगा। सो इन दिस वे इसमें जो है अमाउंट ऑफ कोवलेंट करैक्टर अगर हमें बताना है तो उसके लिए हम फजान्स रूल्स को यूज़ करते हैं, और ये हमारे रूल्स हैं 3 मेन रूल्स। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन मोर इज कोवलेंट करैक्टर। कैटायन जितना छोटा होता है और एनायन जितना बड़ा होगा उससे, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो कोवलेंट करैक्टर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। एंड लार्जर द चार्ज ऑफ कैटायन और एनायन, और अगर कैटायन और एनायंस में साइज़ का नहीं चार्ज का डिफरेंस है तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जैसे +2 +3, तो चार्ज बढ़ने से भी कोवलेंट करैक्टर उतना ही इंक्रीज़ कर जाएगा, बिकॉज एक स्मॉल आयन लार्जर आयन के इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से अपनी तरफ पोलराइज कर सकता है। और अगर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है 1 की बजाय 2, तो अट्रैक्टिव पावर ज़्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आसानी से आयन खींच सकता है, तो आयनिक से वो कोवलेंट की तरफ उसके जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसमें हम एग्जांपल से देखेंगे, जैसे LiCl लिथियम क्लोराइड और NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का साइज जो है वो बड़ा है। तो छोटा साइज लिथियम का है तो इसीलिए LiCl में कोवलेंट करैक्टर जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है NaCl के कोवलेंट करैक्टर से। कंपाउंड दोनों आयनिक हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर है
तो लिथियम का छोटा साइज होने की वजह से इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। दूसरा अगर हम देखते हैं अब नेगेटिव आयन की तरफ से, तो NaCl और NaF में से Na का साइज सेम है, लेकिन Cl का जो साइज है वो बड़ा है और फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा होता है। तो एनायन के लिए साइज बड़ा हो तो कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, तो NaCl में कोवलेंट करैक्टर NaF से ज़्यादा आएगा। अगला है MgCl2 और NaCl। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और सोडियम का साइज़ काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मैग्नीशियम पर है 2 पॉजिटिव चार्ज और सोडियम पर है 1 पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए मैग्नीशियम में हाई चार्ज की वजह से कोवलेंट करैक्टर Na पॉजिटिव यानी कि NaCl से ज़्यादा है। सो इन दिस वे दीज 3 रूल्स आर यूज्ड मेनली, बट समटाइम्स एक और रूल हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर हमारे पास 2 कैटायंस हैं जिनका साइज सेम है और उनका चार्ज भी सेम है, लेकिन कोवलेंट करैक्टर डिफरेंट है, जैसे CuCl और NaCl। तो CuCl में Cu पॉजिटिव Cl नेगेटिव और NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो साइज भी सेम है और चार्ज भी सेम है, बट कोवलेंट करैक्टर यहाँ पर CuCl में ज़्यादा है। तो उसका रीज़न होता है जिसकी अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वैलेंस शेल में, तो उसका कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा आएगा। तो कॉपर के अंदर जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड उसके बाद आता है 3d10। तो इसमें यहाँ पर जो वैलेंस शेल है उस तक टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं 18, लेकिन सोडियम में है 1s2 2s2 2p6, ये Na पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स टोटल बचते हैं वैलेंस शेल के बाद 10। तो ऐसे केस में जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हों वैलेंस शेल से पहले, तो वो होता है मोर कोवलेंट। सो कॉपर जो है इट हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स और सोडियम है 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल में सोडियम है 1s2 2s2 एंड 2p6, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कॉपर में हम 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें नोबल गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन फुल मिलता है, तो इसलिए ये मोर कोवलेंट कंपाउंड है। दिस इज़ रूल नंबर 4। सो इन दिस वे दिस टॉपिक ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड का आयनिक करैक्टर और आयनिक कंपाउंड का कोवलेंट करैक्टर हमने देखा। तो कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, उसमें कुछ कोवलेंट करैक्टर आता है, और कोई भी कोवलेंट कंपाउंड 100% कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ आयनिक करैक्टर ज़रूर आता है। सो इस चीज़ को समझने के लिए ही हमें इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू।